नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास शर्मा और आज हम डिस्कशन करेंगे ऑटिज्म एंड थेरेपीज़ के ऊपर। दोस्तों, ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो होगा जहां पर हम डिस्कशन करेंगे स्कूलिंग के ऊपर, थेरेपी सेंटर्स के ऊपर और बच्चे की हाइपर एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों, हम एक और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे जिसे हम बच्चे की इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। दोस्तों, हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं, वो है स्कूलिंग और थेरेपी सेंटर्स। पहले डिस्कस करते हैं कि स्कूल में डालना चाहिए बच्चे को कि नहीं डालना चाहिए। देखिए, स्कूलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑटिज़म का और एट डिफरेंट स्टेज डिफरेंट तरह के स्कूल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। कहीं पे आपको बच्चे को मेन स्ट्रीम में भी डालना पड़ सकता है और टारगेट तो हमारा यही होता है कि बच्चे को अल्टीमेटली मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में जाए वो। पर दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि स्कूलिंग एक कई बार बहुत बड़ी गलती बन जाती है। स्कूल एक तरह का ट्रैप बन जाता है पेरेंट्स के लिए। जब बच्चा 2-2.5 का होता है और साइंस ऑफ ऑटिज्म आने शुरू होते हैं तो पेरेंट्स सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। दोस्तों, आप पूछेंगे कि ये गलती क्यों हुई। देखिए, इनिशियली जब बच्चे को ऑटिज्म के साइंस डेवलप होते हैं या बच्चा अपनी दुनिया में जाता है, उसको इंटेंसिव इंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अक्सर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या उनके डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि भाई आप इसको बच्चों में डाल दीजिए और बच्चों में डालने से ये इंगेज करने लग जाएगा बच्चा आपका। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर इस तरह से ऑटिज्म ठीक होने लग जाए तो फिर तो किसी बच्चे को ऑटिज्म ना हो। जैसे पता चले उसको स्कूल में डालें और वो बच्चों के साथ रहने से ठीक हो जाए। कुछ कंपोनेंट उसमें सही है कि इंगेजमेंट होगा, बट ऑटिज्म में बच्चे की एबिलिटी टू इंगेज ही नहीं हो पाती है तो उसको बच्चों में डालने से नहीं कोई फ़ायदा होता। तो स्कूल में डालने से पर से फ़ायदा नहीं होता है। पर अगर स्कूल ऐसा हो जहाँ बहुत ज़्यादा 1-to-1 मिले और बच्चे के साथ शैडो टीचर हो और कांस्टेंट इंगेजमेंट हो, तब स्कूल का फ़ायदा होता है। सिर्फ बच्चों में डालने से बच्चा ठीक नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, यू विल लूज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। जब बच्चा 2-2.5-3 का है तो उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि अगर आप उसके साथ काम करें तो वो बच्चा उसमें से इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं। और अगर आपने वो टाइम स्कूल में निकल गया तो आप उसको थेरेपी नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि डॉक्टर साहब, ये तो सिर्फ 10 बजे जाता है और 12 बजे आ जाता है एंड 2 घंटे में, तो क्या ही इसका नुकसान होगा। पर मैंने अक्सर देखा है जो बच्चा 10 बजे जाता है और 12 बजे आता है, वो 8 बजे उठता है, 9 बजे खाना खाता है, तैयार होता है, 10 बजे उसको स्कूल छोड़ते हैं, 12 बजे लेके आते हैं और उसके बाद वो अपना खाना खाता है, सो जाता है। बाय द टाइम पेरेंट्स पिक द चाइल्ड अप फॉर थेरेपी, राइट, वो उठा के उसको थेरेपी करने की कोशिश करते हैं, 5-6 बज चुके होते हैं। 70-80% ऑफ द एक्टिव डे हैज़ ऑलरेडी गॉन वेस्ट। तो आप थेरेपी कब देंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि स्कूलिंग 2-2.5 पे कोई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही बच्चों में डालने से उसको ये वो ठीक होगा। एक धारणा जो लोगों के मन में होती है वो ये होती है कि इसको ऑटिज्म इसलिए हुआ है क्योंकि घर में बच्चे नहीं थे। और अक्सर मैंने ये देखा, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में अक्सर लोग ये अज्यूम कर लेते हैं, इंडियंस हमारे जहाँ इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, ऐसा नहीं है। कोर पे ये बायोलॉजिकल इशू है। हाँ, अकेले रहने से ये प्रॉब्लम बढ़ती है और इंगेज करने से बेटर होती है, पर ये होती इसलिए नहीं है कि घर पे बच्चे नहीं थे या कम लोग थे। तो इसलिए एक चीज़ समझ पाना बहुत ज़रूरी है कि स्कूलिंग एक ट्रैप बन सकता है अगर वो ठीक तरीके से नहीं किया जाए। अगर आपका बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्ड करने लग गया है, देन यू कैन डेफिनेटली पुट हिम इनटू मेन स्ट्रीम। अगर आपका बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी वर्बल नहीं है, तो बेस्ट ये रहेगा कि आप उसके साथ मेहनत करिए और किसी अच्छे थेरेपिस्ट के साथ मिलकर उसको थेरेपी दीजिए। दोस्तों, सेकंड कंपोनेंट जो आता है वो आता है कि थेरेपी सेंटर्स जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ज़रूर जाना चाहिए। थेरेपीज़ कैन बी वेरी वेरी गुड एंड मैं बहुत सारे अच्छे थेरेपिस्ट को जानता हूँ जो बहुत अच्छी थेरेपीज़ देते हैं, बहुत अच्छे से इंगेज करते हैं। बट रोल ऑफ अ थेरेपिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थेरेपिस्ट का बेसिक फिलॉसफी क्या है टूवर्ड्स द चाइल्ड। इज ही एबल टू अंडरस्टैंड दैट इंटेंस इंगेजमेंट इज़ वेरी एसेंशियल। तो ये समझ पाना कि एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना और जो कि बहुत अच्छे से बच्चे को थेरेपी दे। दोस्तों, मैं ABA को बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी मानता हूँ। बहुत सारे लोग OT भी करते हैं, बहुत सारी अदर थेरेपीज़ हैं।
तो आपको जो ठीक लगे आप करिए, बट ABA हैपन्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज। उसके आप थेरेपिस्ट देख लीजिए या आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के खुद करवाइए। तो ये थेरेपी सेंटर ज़रूरी है, पर इतना अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, या स्पेशली अब जब कोविड चल रहा है और थेरेपी सेंटर्स बंद हैं, अपने घर को थेरेपी सेंटर बनाइए, खुद काम करिए। ये टाइम दोबारा आपके हाथ में नहीं आएगा। सो थेरेपीज़ दीजिए। अगर थेरेपी सेंटर अच्छा है तो थेरेपीज डेफिनेटली दीजिए। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो एज पेरेंट्स यू आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। सो इसलिए थेरेपीज करिए। एक चीज़ याद रखिएगा, दिस इज़ अ रैपिडली क्लोजिंग विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो भी आपके पास समय है उसको एंगेज करने का और उसको इम्प्रूव करने का, ये बहुत देर नहीं रहेगा। तो इसलिए वर्क हार्ड विद द चाइल्ड। दोस्तों, मैं 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा, और वो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है हाइपर एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड, और सेकंड पॉइंट है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है, और वो बच्चे के मूड, टेम्परामेंट, थेरेपीज और उसकी डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करती है। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हाइपर एक्टिविटी के ऊपर। बहुत सारे पेरेंट्स हाइपर एक्टिविटी को अच्छे से समझ नहीं पाते कि हाइपर एक्टिविटी क्या होती है। वो ये एज्यूम करते हैं कि हाइपर एक्टिविटी का मतलब है कि अगर वो बच्चा किसी को मार रहा है, खुद को मार रहा है, उसको हम हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। दोस्तों, हाइपर एक्टिविटी, हम किसी भी पर्पसलेस मूवमेंट को हाइपर एक्टिविटी में लेते हैं। ऑटिज़म में हाइपर एक्टिविटी बहुत कॉमन होती है, और एक मिस्टेक जो मैंने देखा है, अगेन नॉट अ मिस्टेक बट अ मिस डायरेक्शन फॉर द पेरेंट्स, इज़ दैट कि वो बच्चे को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होने देते हैं। एक तो देखिए, ऑटिज़म में मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों में नेचुरली हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, रेस्टलेसनेस ज़्यादा होती है, तो उनमें उनको कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल होता है। पर शुरू से मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को अनकंट्रोल छोड़ देते हैं। वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा मौका देते हैं टू बिकम हाइपर एक्टिव। मेरी ये सलाह रहेगी पेरेंट्स को कि उसको हाइपर एक्टिव मत होने दीजिए। जैसे सोफे पे छलांगे लगाना, ट्रैम्पोलिन पे जंप करना, या बेसमेंट में भागी जाना, या एनी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी जहाँ पर वो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स कर रहे हैं, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। क्योंकि हाइपर एक्टिविटी टू अ सर्टेन डिग्री लर्नड बिहेवियर होता है। जितना बच्चे को हाइपर एक्टिव होने देंगे वो उतने हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन, राइट। ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, बट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना बच्चे को हाइपर एक्टिव होने देंगे उतना वो हो जाते हैं। इसलिए शुरू से आप, या जब भी आपको मौका मिले, आप उसको कंट्रोल रखिए, उसको प्रमोट ना करिए हाइपर एक्टिविटी को। अनदर पॉइंट जो मैं बात डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो यूजुअली पेरेंट्स उसको अंडररेट कर रहे होते हैं। उसको पेरेंट्स को ये लगता है कि ये इतना समझ नहीं रहा है। यूजुअली बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जितना पेरेंट्स एज्यूम करते हैं, जितना एनवायरनमेंट एज्यूम करता है, स्कूल एज्यूम करते हैं। एंड पेरेंट्स, स्कूल, दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड, अबाउट हिम। जैसे बहुत बारी मदर्स मैंने देखा है, दे विल टॉक टू देयर रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स से, अपने सिस्टर से, अपने हस्बैंड से, अबाउट द चाइल्ड की कंडीशन, एंड दे कैन गेट इमोशनल, दे कैन से थिंग्स विच कैन बी ट्रबलसम फॉर द चाइल्ड। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे, स्पेशली जब बच्चे बड़े होते हैं ऑटिज्म में, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो ग्रोज। सो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि वॉट एवर यू आर टॉकिंग, या वॉट एवर साइलेंट सिग्नल्स यू आर गिविंग कैन हैव अ इम्पॉर्टेंट बियरिंग ऑन द चाइल्ड, कि वो बच्चे के दिमाग के ऊपर असर डाल सकती है किसी भी तरीके से, गुड एंड बैड। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बच्चे की डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। यू कैन प्रेज द चाइल्ड, से बच्चे में और कॉन्फिडेंस आता है। सो एट द बॉटम लाइन मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स इतने बच्चों को देख के, कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है और उनकी जो इमोशनल एबिलिटी होती है वो कहीं ज़्यादा होती है जितनी हम अज्यूम कर रहे होते हैं उनकी है। तो उसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मैं समझ सकता हूँ कि ऑटिज़म एक इजी डिसऑर्डर नहीं है, और इसको कंट्रोल करना, इसको थेरेपीज़ देना इज़ नॉट एज सिंपल एज व्हाट इट लुक्स लाइक। तो मेरी इतने सालों की 20-25 सालों की प्रैक्टिस है, और उसमें मैंने मेजरली ऑटिज़म देखा है।
तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि आप कॉन्स्टेंटली इंगेज करिए, जितना हो सके 1-to-1 बेसिस पे इंगेज करिए। उसको निगेटिंग टाइम नहीं मिलना चाहिए, न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए जहाँ बच्चा घंटों घंटों अपनी दुनिया में रह रहा है थेरेपी के बाद। और 1-to-1 इंगेजमेंट करिए। और 3 वर्ड्स जो मैं हर पेरेंट को बोलता हूँ, इंगेज, इंगेज एंड इंगेज। दोस्तों, आप होम्योपैथी का सहारा ज़रूर लीजिए। होम्योपैथी बहुत हेल्पफुल होती है बच्चे की डेवलपमेंट में, उसको कनेक्ट करने में, उसकी स्पीच में, उसकी हाइपर एक्टिविटी में। बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होता है, ज़रूरी नहीं है सभी को होता है, पर बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होता है। इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने होम्योपैथी के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन की हुई है, आप वो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।